Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 फरवरी 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बुर्किना फासो को। काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, अगर इसका जवाब नहीं दोगे ना तो पढ़ाई छोड़ देना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन से कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और आपको पता होगा कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2023 आ चुका है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं इस ही वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। वैसे तो मैं इस इकोनॉमिक सर्वे 2023 के वीडियो को कल भी अपलोड कर सकता था, बट अगर मैं सेपरेटली अपलोड करता तो कुछ लोग देखते और कुछ लोग नहीं देखते। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कल ही, और मैंने टेलीग्राम पर इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है वह मैं मॉर्निंग वाले वीडियो में यानी द हिंदू के वीडियो में मर्ज कर दूंगा। तो यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे कि साल 2022 से इसका इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो सब कुछ हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहाँ पे द हिंदू के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे दोनों का कंपाइलेशन है ये, ठीक है। तो अब की बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा। ये कवर है, कवर ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी इस प्रकार की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे G20 का साइन बनाया गया है, क्योंकि इंडिया अब की बार G20 की प्रेसिडेंसीशिप को लीड कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और समझते हैं कि सर अभी यहाँ पर बजट भी आएगा, जैसे आज जो है बजट आ जाएगा 1 फरवरी में, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे इससे एक दिन पहले आता है। हाँ ठीक है, देखो आपको पता है कि एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है और उसके जस्ट बाद यहाँ पे अगले दिन बजट आ जाता है। तो जैसे कल इकोनॉमिक सर्वे आया और आज यहाँ पर बजट आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में होता क्या क्या है, जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की तो ये पिछले साल को कवर करता है, यानी पिछले साल में हमारी इकोनॉमी ने कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से परफॉर्म किया है, क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें घटी हैं, कहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, कहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कवर की जाती हैं। यानी कि ये प्रीवियस ईयर को कवर करता है। ध्यान रखना, क्या ये प्रीवियस ईयर को कवर करता है। और जो बजट है वो बजट आने वाले साल को कवर करेगा, यानी कि अपकमिंग ईयर को यहाँ पर कवर करता है बजट। यानी अब ये जो हमारा साल 2023-24 रहेगा, आने वाला पूरा साल जो रहेगा, इस पूरे साल में हम कहाँ कहाँ पर कितना कितना रुपया खर्च करने वाले हैं, किस किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा खर्च करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना कितना अमाउंट लेकर आया गया है, वो सब कुछ यहाँ पे बजट में बताया जाएगा। वो आज रिलीज़ होगा। तो आज जब बजट रिलीज़ हो जाएगा ना, तो कल वाले द हिंदू वाले वीडियो में मैं बजट के बारे में आपको बता दूंगा, वहीं पर मैं पूरा वीडियो कवर कर दूंगा। इससे आपका न्यूज़पेपर के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कवर हो जाएगा। तो इसमें अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतना समझ में आया क्या डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में। अब समझते हैं आगे। अब मैं आपको पिछले कुछ इकोनॉमिक सर्वे के कवर दिखाता हूँ। जैसे ये 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे जिसका पर्पल कलर था, ठीक है। फिर 2020-21 में कोरोना के समय में कुछ इस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे का कवर रखा गया था। फिर पिछले साल का यानी 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका कवर था, इंडिया का मैप था, इसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें के बारे में मेंशन किया गया था। और अब की बार का इकोनॉमिक सर्वे का कवर कैसा है वो मैंने आपको बताया, G20 का साइन वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखो पहली चीज़, ये जो सर्वे है ना इसमें ढेर सारे चैप्टर्स हैं।
बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को डिटेल से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्पेसिफिक पार्ट को कवर करो। कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए क्योंकि आने वाले पूरे साल इसके बारे में जिक्र होने वाला है। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को भी देखते हो ना, तो यहाँ पे आज इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है। पूरे अखबार में लगभग 8-10 आर्टिकल हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा करते हैं। सबका निचोड़ मैं एक ही जगह पर कवर करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग अपन समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ये आपने वैसे समझ लिया है, लेकिन इसको लेकर कुछ और फैक्चुअल डेटा है जो कि एग्जामिनेशन के अंदर यानी प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक जो सर्वे होता है ना, ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, हर साल आता है। हर साल कब आता है? बजट से एक दिन पहले। इसको कौन रिलीज़ करता है? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसको रिलीज़ करती है। इसके अंदर क्या होता है? हमारे इंडियन इकोनॉमी का डेटा होता है एक साल पहले का। ठीक है, तो एक रिपोर्ट है जहाँ पे हमारी सरकार क्या प्रेजेंट करती है, हमारी पिछले साल की इकोनॉमी किस प्रकार से रन कर रही थी, उन चीज़ों के बारे में। हमारी इकोनॉमी ने पिछले साल क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, है ना, उसको लेकर क्या क्या हम सोल्यूशंस लेकर आए, वो सारी बातें यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कवर की जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ना आप नोट डाउन कर लेना। ये क्या बोलता है? इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करता है? इसके लिए हमारे पास में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर अलग अलग डिविजन्स को बनाया गया है। इसमें एक डिवीजन आता है इकोनॉमिक्स डिवीजन। तो इकोनॉमिक्स डिवीजन के तहत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आता है, इसी के थ्रू इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और ये सारे काम किए जाते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के गाइडेंस के अंदर में। यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है ना, वो लीड कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, उनके गाइडेंस में वो चीज़ों को गाइड कर रहे होते हैं, उनके गाइडेंस में सब कुछ यहाँ पे रेडी किया जाता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बजट से जस्ट एक दिन पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है भारत का वो कब आया था? वो प्रेजेंट किया गया था 1950 से लेकर 1951 के बीच में, यानी 1950 से 1951 के बीच में। और तब से यानी कि ये जो 1950 से लेकर 1964 तक अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर लगातार आता रहा। लेकिन उस समय पर इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ में आता था, यानी कि पहले 1950 से लेकर 1964 तक जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है ये एक ही दिन आया करते थे। लेकिन 1964 के बाद से जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है इनको अलग कर दिया गया, एक दिन पहले बजट और बाद में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आने लगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आगे आते हैं। अब देखो इस सर्वे में क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पर हम पूरे डेटा को कवर करेंगे। देखो जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि साल 2022-23, क्या वर्ड यूज़ करूँगा? साल 2022-23। तो इसका मतलब है ये जो साल है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2022 में और 31 मार्च 2023 में समाप्त होगा। यानी ये जो एक हमारा 22-23 वाला साल है ना, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी मार्च में यानी 31 मार्च को समाप्त होगा। इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो 2022-23 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, ध्यान रखना। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2023 में समाप्त होगा। इस पूरे साल में क्या क्या इकोनॉमी कैसी कैसी रही है, क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो सब रहेगा। और अगर मैं बोलूँगा कि इस साल के कंपैरिजन में पिछले साल क्या था, तो इस साल से पिछले साल कौन सा हो जाएगा? पिछले साल हो जाएगा 2021-22। ठीक है ना, 2022-23 का जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा? 2021-22। अब ये कैसे होगा? अगेन 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2022 में ख़त्म हो गया होगा। ठीक है ना, वही बात है। तो मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाया है क्योंकि आगे मैं 22-23 बोलूँगा तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसका एक पूरा का पूरा आप कह सकते हो जो जिस्ट है, यानी एक छोटी सी समरी है, वो पूरे एक पेज में देखने को मिल जाती है। तो अगर यहाँ पे आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप इस जिस्ट को पढ़ ले तो काम खत्म, आपको डेटा कवर हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम डिटेल से सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीडीपी की, यानी पिछले साल जीडीपी कैसी रही है। अभी 2023 में हमारा 2022-23 खत्म होगा, कब? 31 मार्च को। तो वहाँ पे हम समझेंगे। तो 2019-20 में जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी आप समझ रहे होंगे ना, यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है भारत की। अब जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता होगा, C+I+G+X-M, यानी कि हमारे देश में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सरकार का खर्चा प्लस जो भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है उनके बीच का डिफरेंस। तो ये जितनी भी चीज़ें देश में हो रही हैं वो सब मिलकर यहाँ पर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट होती है, हमारी पूरी की पूरी वो इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो 2019-20 में जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी जो जीडीपी है वो 3.7% के आसपास ग्रो की थी। फिर 2020-21 में कोरोना की वजह से जीडीपी माइनस में पहुंच गई थी, -6.6%। फिर 2021-22 में जीडीपी 8.7% पहुंचा। 2022-23 में ध्यान रखना 22-23 यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं पिछले साल की, जो कि अभी ख़त्म होगा, है ना, जो कि अभी मार्च में एंड होगा।
तो यही इकोनॉमिक सर्वे कौन से साल का है? इस वाले साल का है। तो अभी 2022-23 के अंदर जो हमारी जीडीपी है वो कितनी है? 7.7% से ग्रो करेगी। ऐसा बोला जा रहा है 7% से ग्रो करेगी हमारी इस साल की जीडीपी। और जो आगे वाला साल है, जो 2023-24 वाला होने वाला है, 2023-24 यानी आगे वाला जो साल है, यहाँ पर जो जीडीपी है वो हमारी 6.0 से लेकर 6.8% तक ग्रो कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। टू बी स्पेसिफिक 6.8% बताया जा रहा है कि इतनी ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये आगे कितनी ग्रो करेगी वो भी बता दिया, और इस साल यानी 2022-23 में 7% तक यहाँ पर हमारी जीडीपी की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो ये बात हुई जीडीपी की। अब बात आती है फिस्कल डेफिसिट की। तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का डेटा दिया गया है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या बोलता है? फिस्कल डेफिसिट समझ रहे हो ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लगातार पढ़ाता रहता हूँ। फिस्कल डेफिसिट का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार ने जितना कमाया है और जितना खर्च किया है, इसके बीच का डिफरेंस है ना, जितना रेवेन्यू है और जितना टोटल एक्सपेंडिचर है, इनके बीच का डिफरेंस यानी माइनस प्लस करके जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा वो हमारा फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। तो साल 2019-20 में हमारा जो जीडीपी है, उस जीडीपी का 4.7% फिस्कल डेफिसिट था हमारा। ठीक है, और अगर हम 2021-22 की बात करें तो ये 6.7%, और 2022-23 अगेन 2022-23 है ना, यानी कि ये वाला जो साल है जो अभी 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो इस साल की अगर हम बात करें, क्योंकि टू बी स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे हम इस वाले साल का कवर कर रहे हैं, लेकिन इसमें डेटा कुछ पहले साल का भी दिया है, तो मैं आपको वो भी कंपैरिजन के तौर पर बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे 2020-21 में कोरोना की वजह से हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे हमारा घाटा, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो खर्चा बहुत ज़्यादा था, कमाई बहुत कम थी, तो इस वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे जीडीपी का जो ना 9.2% हमारा फिस्कल डेफिसिट था 2020-21 में। लेकिन 2022-23 में ये फिस्कल डेफिसिट बहुत कम हो चुका है ना, 6.4% हो चुका है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, फिस्कल डेफिसिट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है नीचे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? यानी कि विदेशी मुद्रा का भंडार। हर एक देश के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, और ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पता होगा श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जैसे देशों की जैसी देश की हालत हो जाती है। श्रीलंका के पास में इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया, इसकी वजह से हालात इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लोन पे लोन ये उठा रहे हैं, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी देश के पास में होना ज़रूरी है। इसमें काफ़ी कुछ होता है, गोल्ड भी होता है, यानी कि है ना, गोल्ड भी होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर एक पोजीशन होती है, प्लस बाहर का जो करेंसी है वो होता है, जैसे डॉलर वगैरह यहाँ पे रखा जाता है देश के अंदर में, ताकि हमारा जो मार्केट है वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो यह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि साल 2021-22 की अगर हम लोग बात करें तो 2021-22 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $607 बिलियन था, क्योंकि ये जो डेटा है ये यूएस बिलियन डॉलर्स में है। और 2022-23 में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ पर मतलब कि अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये $563 बिलियन है। तो जो अभी साल खत्म होगा 31 मार्च को, इस दौरान हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा वो कितना रहेगा? $563 बिलियन का रहने वाला है, यूएस बिलियन डॉलर्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो पहले साल के कंपैरिजन में अब की बार रिजर्व थोड़ा सा कम है, बट फिर भी यहाँ पर ग्रोथ है अच्छी खासी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे आते हैं उसके बाद में, देन इन्फ्लेशन की बात की जाती है, महंगाई की। तो इस साल महंगाई कैसी रहेगी वो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। महंगाई में आपको पता होगा हम लोग हमेशा सीपीआई के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, यानी सीपीआई हमारे लिए मेन होता है, सीपीआई इंपॉर्टेंट होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सामान परचेज़ कर रहे हैं, आप मैं जो भी हम सामान खरीदने जा रहे हैं, उसके जो दाम है, जब उसके दाम बढ़ते घटते हैं ना, वो यहाँ पर सीपीआई के थ्रू मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। जब बात आती है थोक की, जब इकट्ठा बल्क में खरीदा जाता है, तब यहाँ पे डब्ल्यूपीआई नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत उसको काउंट किया जाता है। बट अगर हम बात करें सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है ना, साल 2022-23 में कितना रहने वाला है? जब ये साल खत्म होगा 31 मार्च को, तो ये 6.8% के आसपास इन्फ्लेशन रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे आपको पता होगा हमारा जो टारगेट इन्फ्लेशन का वो 4+-2 है, यानी कि मैक्सिमम 6% तक महंगाई होनी चाहिए। इस लिमिट से हमारी थोड़ी ज़्यादा है, ओवर इन्फ्लेशन कह सकते हो, आपकी बार का थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 2022-23 में 6.8% के आसपास की महंगाई नज़र आती है। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में कवर हो गया, ठीक है ना। इस साल क्या क्या डेटा रहेगा वो सब यहाँ पे समझाया जा रहा है। देन उसके बाद में इन्होंने सर्विसेज के बारे में समझाया कि सर्विसेज सेक्टर हमारा कहाँ पर है। तो 2022-23 के अंदर में सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। 9.1% के आसपास जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। 9.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसी ग्रोथ ना पिछले साल थी, ना उससे पिछले साल थी, ना उससे पिछले साल थी। अब की बार सर्विस सेक्टर में काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। सर्विस सेक्टर समझ रहे हो ना, जो हमारे होटल्स और ये सारे जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कैसा ग्रोथ रेट रहा है, इसको देखते हैं।
जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को देखोगे तो अब की बार 2022-23 के अंदर जो साल खत्म होगा वो 4.1% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट रहने वाला है। पिछले साल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट काफ़ी बेहतर था, 10.3% था। अब की बार पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, बट इस साल यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा वो लगभग 4.1% होगा, ये डेटा ध्यान में रख सकते हो। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारा कितना है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जब देखोगे तो 2022-23 के अंदर ये 3.5% है। तो ये पिछले 2 साल के कंपैरिजन में देखोगे तो अब की बार एग्रीकल्चर ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 3.5% है। पिछले साल 3.0 थी, उससे पहले 3.3% थी। ठीक है, तो ये 2022-23 के अंदर क्या क्या सिचुएशन है इकोनॉमी को लेकर, कैसे कैसे रन कर रही है हमारी इकोनॉमी, क्या हालात हैं, वो आपने यहाँ पर समझा। ये मैंने आपको एक जिस्ट दिया है ना। चलो अब आगे आते हैं, उसके बाद आगे की कहानी समझते हैं। इन्फ्लेशन हम समझ ही चुके हैं, अब कुछ डेटा को यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये तो मैंने एक बड़ा सा डेटा समझा दिया आपको, इनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इन्फ्लेशन हमने कवर कर ही लिया है, आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया सीपीआई के बारे में। तो सीपीआई जो हमारा इस साल है वो 6.8% के आसपास रहने वाला है। देन फिस्कल डेफिसिट भी हम कवर कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कवर कर चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बाद में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख चुके हैं कि अभी 4.1% के आसपास की इस बार की इंडस्ट्री ग्रोथ देखने को मिल रही है। जीडीपी हम समझ चुके हैं कि 2022 से इसके अंदर में हमारी 7% के आसपास जीडीपी ग्रो की थी, और 2023-24 में यानी आने वाले साल में लगभग 6.0 से लेकर 6.8% के आसपास हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है ना। अब कुछ और हटकर डेटा आता है, यानी इन सब चीज़ों के अलावा अब जो अलग से डेटा है वो हम समझेंगे। इसमें क्या बोला गया, एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स अगर हमारा देखें तो एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़ा है। एक्सपोर्ट्स में 16% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में एक्सपोर्ट्स हमारा हुआ है 332.8 बिलियन डॉलर्स का। तो एक्सपोर्ट्स हमारे बड़े हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया जो है ना 7वें नंबर पर लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बन चुका था दुनिया भर में। ठीक है ना। फिर उसके बाद में वर्ल्ड रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस आप समझते होंगे, रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारे देश से कई सारे लोग विदेश में गए हैं काम करने के लिए, जब वो काम कर कर वहाँ से पैसा कमा कर हमारे देश में वापस भेजेंगे, अपने परिवार को भेजेंगे, तो वो क्या कहलाता है, रेमिटेंस कहलाता है। तो रेमिटेंस की कैटेगरी में भी साल 2022 में भारत एक लार्जेस्ट रिसिपिएंट था। रेमिटेंस को लेकर भी पीआईबी ने एक डेटा जारी किया है, यहाँ पर आप इस डेटा को देख सकते हो। ठीक है ना। रेमिटेंस में जब हम बात करते हैं तो 2022 के दौरान आप देखोगे इंडिया टॉप पर था। इंडिया ने 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा रिसीव किया था हमारे देश के जो लोग बाहर कमा रहे हैं ना उनके थ्रू। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, परिवार को भेजा हमारे देश में आके, वो गिरा पैसा, गिरा मतलब हमारे देश में आके काउंट हुआ। तो यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया ने 100 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस आप कह सकते हो गेन किया था साल 2022 में। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एक अच्छी बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पिछले साल ये क्या रहा 2022 में, ये आपने समझा। आगे आते हैं, अब बात की जा रही है फूड प्रोडक्शन के बारे में। फूड प्रोडक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है मिलियन टन्स के मामले में। तो देखोगे पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा फूड प्रोडक्शन अब की बार हुआ है। 2021-22 में आप देखोगे 315.7 मिलियन टन्स के आसपास का जो फूड प्रोडक्शन है यहाँ पर बताया जा रहा है। जो लेटेस्ट फूड प्रोडक्शन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये क्या बात करता है, ये बात करता है हमारे एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई कौन से होते हैं, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। कौन से, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। ये बोला गया कि पिछले साल हम लोगों ने छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए, ढेर सारे बदलाव किए, और उन बदलाव की वजह से ये जो सेक्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं। तो साल 2022 में हमारे एमएसएमईज लगातार ग्रो किए हैं। आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पर 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 अब की बार यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स है वो तेज़ी से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह है कि हमने अब की बार एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंजेस किए। एमएसएमई के अंदर यहाँ पे इनके रिगार्डिंग अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म बनाया। दूसरा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को चलाया गया। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन आपको पता होगा कोविड के समय पर लाया गया था कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस जिनको नुकसान हो गया है उनको यहाँ पर उधार दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को वापस से एस्टेब्लिश कर सकें। फिर समाधान पोर्टल लेकर आए, उद्यम पोर्टल को चलाया गया ताकि हम एमएसएमई की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकें। तो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार से काम किए गए थे, ये बताया गया। ये हमारी इकोनॉमी के अंदर हुआ है। देन उसके बाद में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो बाहर से पैसा आता है हमारे देश में, बाहर से जो निवेश होता है हमारे देश में, यह भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो डेटा है वो इस प्रकार से लगातार ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है।
अब एफडीआई बढ़ा है, उसके पीछे के भी रीज़न है। रीज़न यह है कि इंडिया ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी बढ़ा दिया है, मतलब यहाँ पे भारत में बिजनेस करना आसान है, तो इस वजह से बाहर से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आया। देन उसके बाद में हमने काफ़ी सारे जो अपने सेक्टर्स हैं ना, वहाँ पर एफडीआई को ओपन कर दिया है। बोला यह जा रहा है कि 100% से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा एफडीआई अलाउ कर रखा है काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमने, ठीक है ना। यानी कि कोई व्यक्ति हमारे अलग अलग सेक्टर्स में 100% से भी ज़्यादा एफडीआई को यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे सरकार ने और भी कई सारे काम किए जिससे कि एफडीआई को सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद में बताया ये जा रहा है कि जो भी हमारे एक तरीके से सेक्टर्स हैं, है ना, वहाँ पे हमने प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया है, तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रैशनलाइजेशन 2019 में किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई गई हैं। आपको पता होगा 14 अलग अलग हमारे पास में सेक्टर्स हैं जहाँ पर पीएलआई स्कीम को चलाया जा रहा है ना। सरकार सपोर्ट कर रही है उन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को चलाया गया। सरकार के पास में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा एसेट्स आज के समय पर, जिसको बेचकर सरकार बहुत सारा पैसा कमा सकती है ना। फिर उसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। आपको पता होगा एलआईसी वगैरह, एयर इंडिया, ऐसे कई सारे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स उनको सरकार ने बेच दिया। इससे यहाँ पर मतलब इनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया, इनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है पिछले सालों में कुछ तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया है, वो भी यहाँ पर इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। फिर ये लोग बात करते हैं एनवायरमेंट के बारे में। फिर सर्वे ने यहाँ पर मेंशन किया है किस चीज़ के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट को लेकर सरकार ने कई सारे कदम उठाए, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को चलाया गया। यानी कि जो भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, जो कि लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको लड़ने के लिए ये एक्शन लिया गया। दूसरा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा, यहाँ पे लाइफ मूवमेंट को चलाया गया था कि लोग जो है ना एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर अपना जो लाइफ है, जो अपना जीवन है, उसको व्यतीत करें, एनवायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया ग्रो कर रहा है। आप देखोगे जो सोलर सेक्टर है, यानी कि जो हमारे सोलर पैनल्स वगैरह हैं, इनके लिए पीएलआई स्कीम को जारी किया गया है ताकि हम सोलर जो हमारी सोलर एनर्जी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकें। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत यहाँ पर पीएलआई स्कीम जारी कर चुका है। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हमने चलाया, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए। देन सोवरन ग्रीन बॉन्ड, अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था, सोवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करे गए। यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, ढेर सारा पैसा जो इकट्ठा करेगी इस बॉन्ड के जरिए, वो सारा पैसा एनवायरमेंट के ऊपर लगाया जाएगा ताकि एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्शन दे सकें। और आप देख पाओगे, मज़ा आ रहा होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स ना हमने पढ़ रखे हैं डिटेल से, क्या क्या कब कब हुआ है। मैं इवन अभी यहाँ पे टेलीग्राम पर सर्च करूँ तो सारे पॉइंट्स दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरे पिछले साल का यहाँ पर इकोनॉमी का डेटा है। आगे आते हैं। देन यहाँ पे गवर्नमेंट ने हेल्थ को लेकर क्या किया है, यानी कि जो लोगों की स्वास्थ्य है उसको लेकर क्या क्या किया गया, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। साल 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाए गए। पोषण अभियान चलाया गया ताकि जो एनीमिया है ना, एनीमिया जो कि बॉडी में खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है ब्लड में, उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम्स चलाई गई थी। 2019-20 में ई संजीवनी ओपीडी चलाया गया। 2021 में आप देख पाओगे कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। तो हेल्थ को लेकर सरकार ने पिछले कुछ समय पर क्या क्या किया है वो बताया गया। 2022 में इवन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया, है ना, यानी जो टीबी की है, ट्यूबरक्लोसिस से जैसी बीमारी है, इसको हम लोग खत्म कर सकें। फिर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली मानस चलाया गया लोगों की मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के लिए। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकर आया गया था। तो पिछले कुछ सालों में हेल्थ को लेकर भी यहाँ पे सरकार ने ढेर सारे इनिशिएटिव उठाए, अलग अलग तरीके से काम किया है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर काम किया, सरकार ने हेल्थ को लेकर इतने सारे अलग अलग कदम उठाए, इनिशिएटिव उठाए, स्कीम्स लेकर आए, इसकी वजह से जो आउटकम है वो बहुत बेहतरीन निकल कर आया है। इंडिया में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो गया है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट समझते हो ना, जब एक महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहलाता है। तो ये रेट इंडिया में काफ़ी कम हो गया है। हर लाख में से आज के समय पर 97 यहाँ पर महिलाएं उनकी यहाँ पे जान जा रही है। पहले जो कि बहुत ज़्यादा नंबर हुआ करता था, पहले हर पर लाख में से काफ़ी सारी महिलाओं की बच्चे को जन्म देते हुए जान चली जाती थी। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है, ऐसा बताया गया। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कम हुआ है। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट आप देख सकते हो कि जो बच्चा है ना, एक तरीके से जो बच्चा होता है पैदा होते यहाँ पर कम उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम लोग चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो। देन उसके बाद में आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, होता यह है कि देखो जो इंसान है ना, अगर वो हेल्थ के लिए जो काम करने जा रहा है, मतलब हेल्थ अगर सही करनी है उसको, वो किसी चीज़ से बीमार है तो ढेर सारा उसका खर्चा होता है। हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो उसका बिल और फाड़ के पड़ता है वो, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा बिल यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लोगों का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो भी कम हुआ है, क्योंकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई है, क्योंकि सरकार ने ढेर सारे हेल्थ इनिशिएटिव चलाए। तो एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो पहले एक समय पर 64% के आसपास लोगों की जेब से पैसा जा रहा था हेल्थ के ऊपर, अब यहाँ पर ये कम होकर 48% हो चुका है।
ठीक है ना। बच्चों के अंदर जो स्टंटिंग है, यानी कि देखो स्टंटिंग और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख पाओगे वेस्टिंग, यानी कि बच्चे की उम्र के हिसाब से वेट थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कम हो जाना, या फिर बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका जो हाइट है काफ़ी कम हो जाना, ये सारी चीज़ें कम हुई हैं। यानी बच्चों को न्यूट्रिशन थोड़ा अच्छा मिल रहा है। तो इस प्रकार के ढेर सारे इनिशिएटिव जो हेल्थ इनिशिएटिव चलाए गए हैं उसकी वजह से ये आउटकम निकल कर आया है। इवन यहाँ पे बताया गया इंस्टीट्यूशनल बर्थ के बारे में, यानी कि बच्चे का जन्म एक तो होता है होम डिलीवरी। जब घर में यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो चीज़ बहुत खतरनाक होती है। पहले गांव के अंदर एक किया जाता था, तो इसकी वजह से यहाँ पर बच्चे की जान या फिर महिला की जान खतरे में पड़ जाती थी। बट यहाँ पर हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरीज़ को प्रमोट किया। तो इससे यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ भी बढ़ी। ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ यहाँ पर हमारी इंक्रीज़ होती हुई नजर आई, यानी कि हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पर जो बच्चों का जन्म है वो होना स्टार्ट हो गया, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आज के समय पर। देन ये वही चीज़ें हेल्थ को लेकर क्या क्या किया गया। देन उसके बाद में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सरकार ने ढेर सारा पैसा खर्चा है। खासकर आप देखोगे इससे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं, है ना। स्कूल्स के अंदर जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है। पहले यहाँ पर जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट था, यानी स्कूल से पढ़ते पढ़ते वो स्कूल को छोड़ दिया करते थे, तो ये पहले ऐसी कैटेगरी के काफ़ी बच्चे थे, अब बट ये कम हो चुका है। पीपल टू टीचर रेशियो इंप्रूव हुआ है, यानी कि जो बच्चे होता है ना, पहले क्या हुआ करता है, बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे, टीचर्स कम हुआ करते थे। इसकी वजह से सही से यहाँ पर पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट काम नहीं कर पाता था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है ना कि अभी पिछले कुछ समय में पीपल टू टीचर रेशियो इंप्रूव हुआ है। इंप्रूवमेंट मतलब यहाँ पर यह है कि अब जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से अच्छी खासी टीचर्स की मात्रा भी देखने को मिलती है। देन उसके बाद में काफ़ी सारे स्कूल्स हमने बनाए, लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देन अब पिछले साल में स्टॉक मार्केट की क्या हालात रहे, तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आप देखोगे कोविड के समय पर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिर चुके थे। चाहे साउथ कोरिया, यूएसए, ब्राज़ील, जापान, चाइना, जर्मनी, सबकी हालत ख़राब हो चुके थे, बट इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा था। तो ये आप देख पाओगे 3.9% की ग्रोथ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इंडिया में देखने को मिल रही थी, जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट सफ़र कर रहे थे। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को चलाया गया, जहां पे हमारा मकसद है कि जितनी भी सरकारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको साथ में लेकर आया जाए, साथ में मिलकर वो मिनिस्ट्रीज़ काम कर सकें। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर आया गया। यहाँ पर सरकार के पास में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है काफ़ी सारी जगह पर, मतलब सरकार के पास में काफ़ी सारा पोटेंशियल है आज के समय पर कि वो सरकार उस जो सरकारी ज़मीन है या फिर सरकारी जो भी जायदाद है, एसेट्स है, उनको रेंट पर दे देकर ढेर सारा पैसा कमा सके। तो इस प्रकार का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी कि उस जरिए पैसे कमा सकें, इसमें 9 लाख करोड़ तक का पैसा कमाने की ताकत सरकार के पास में आज के समय पर है। यूपीआई की बात करें, यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब यूपीआई जो पेमेंट है ना, यूपीआई इसको मैनेज करता है। तो पेमेंट अभी दिसंबर 2022 तक एक हाईएस्ट लेवल पर टच हो चुकी है। 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे, आप इमेजिन कर सकते हो यूपीआई के। तो ये यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लेकर आया गया। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आपको पता है, यानी कि जब हम लोग सामान जो परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा उसमें पैसा लगेगा। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को हमने लेकर आया ताकि हम अपने सामान को तुरंत जगह पर पहुँचा सकें, कम समय पर पहुँचा सकें। इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद में हम लोगों ने जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, यानी कि जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं जहाँ से सामान एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है विदेश में जहाज़ में भरकर, और सामान आता है तो वहाँ पर हम लोग उस बंदरगाह पे उतारते भी हैं। तो जो मेजर पोर्ट्स हमारे पास में, इंडिया के पास में जो मेजर बंदरगाह हैं ना, उनकी कैपेसिटी को, उनकी क्षमताओं को बढ़ा दिया गया है। ये काम किए गए। उसके बाद में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेकर आया गया, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार के काम करे गए हैं जिससे कि हमारा जो फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पिछले कुछ समय पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे आते हैं। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बात कर ही चुके हैं, कैसे हम लोगों ने कोविड-19 के लेकर कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाया, और हेल्थ को लेकर क्या क्या किया है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में आपको बता दिया था कि जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है अब की बार काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो हमारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये जो जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ना, ये हमारी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अब की बार 9.51% की सबसे ज़्यादा तगड़ी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुछ पिक्चर्स यहाँ पर रिपीटेड हैं, बार बार यहाँ पे पिक्चर्स रिपीट हो चुके हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर। वैसे ये सारा का सारा डेटा ना मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, टेलीग्राम से इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपीटेड हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब एक और यहाँ पर लास्ट स्लाइड आती है ये वाली, इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को लेकर। तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पर ग्रो करेगा। वैसे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि साल 2023-24 यानी जो आने वाला अगला साल होगा ना, इस पूरे साल में इंडिया की ग्रोथ 6.8% से लेकर 6% तक हो सकती है। 6% से लेकर 6.8% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि जो अलग अलग बॉडीज़ हैं उन्होंने अलग अलग अनुमान लगाया है। जैसे आप देखोगे OECD ने बोला है 5.7% से ग्रो करेगी, IMF ने 6.1%, RBI ने बोला 6.5%, वर्ल्ड बैंक ने 6.6%। तो अलग अलग बॉडीज़ अलग अलग अनुमान लगा रही हैं। वो देखने को पता चलेगा आने वाले समय पर कि किस प्रकार से इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे। लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, बट पूरा का पूरा सारे के सारे जितने भी चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर प्रेजेंट है उनका निचोड़ मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। सब कुछ सरकारी वेबसाइट से कवर किया गया है, सरकारी डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी यहाँ पर मैनिपुलेटिंग चीज़ नहीं है, कोई भी किसी चीज़ को बदला नहीं गया है, एज इट इज़ आपको यहाँ पर दे दिया गया है। PDF के अंदर ये सारे के सारे जो पिक्चर्स हैं वो मैंने दे दिए हैं। PDF को प्लीज़ आज डाउनलोड कर लेना, वो आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही मैं कल वाले वीडियो में बजट कवर कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको बजट पढ़कर मजा आ जाएगा। ठीक है ना। बट इकोनॉमिक सर्वे क्लियर हो गया ना, क्या क्या किस प्रकार से इकोनॉमी ग्रो की है। अब आपको एक आइडिया लग गया है। अब आने वाले समय पर जो भी छोटे छोटे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहेंगे, आप समझते रहोगे कि हाँ यार ये था। काफ़ी एडिटोरियल्स पब्लिश होंगे जहाँ पे राइटर चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे। तो ठीक है, आधे घंटे के अंदर हमने यहाँ पर पूरा सर्वे कवर कर लिया है, जिसमें हमने कुछ फैक्ट्स वगैरह प्लस यहाँ पे जो करंट इशू है वो सब कुछ कवर किया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। 11,000 के आसपास वहाँ पे फॉलोवर्स हैं। प्लस जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार वीडियो के अंदर में, आपको पता होगा मैं डेली बोलता हूँ, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, स्टार्टिंग में आपसे एक मैप का क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं आपको मेंस का सवाल दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो, आपको बहुत मदद मिलेगी आने वाले समय पर। ठीक है, तो सर आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आर्टिकल हैं, अब उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जीडीपी कितनी ग्रो करेगी, यहाँ पर इन्फ्लेशन कितना रहेगा, वही सारी कहानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। दूसरे आर्टिकल को फटाफट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये बात करता है जीएसटी के बारे में। अब आपको पता है हर महीने जैसी महीना समाप्त होता है और दूसरा महीना लगता है, वैसे दूसरे महीने में हमें पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन जितना हुआ है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे अभी हम 1 फरवरी पर आ चुके हैं, फरवरी के महीने में एंटर कर चुके हैं, तो पूरे जनवरी में कितना जीएसटी टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितना हमने जीएसटी कलेक्शन हुआ है, उसके बारे में बताया गया। तो हर महीने डेटा बदलता रहता है यार, इसमें कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है। 1.56 लाख करोड़ का 1.56 लाख करोड़ का जो जीएसटी है वो यहाँ पर कलेक्ट होता हुआ नजर आया है पिछले महीने। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। और मतलब काफ़ी ज़्यादा है। हमारा टारगेट ये है कि हम हर महीने 1 लाख करोड़ तक का जीएसटी कलेक्ट कर सकें, बट सरकार के पास में ये जीएसटी आ गया है। ऐसे ही दोस्तों आपको बहुत सारे आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कितना लोगों का खर्चा कम हो गया है, आज के समय पर हेल्थ पर लोग खर्च कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। फिर उसके बाद में एजुकेशन के मामले में किस प्रकार से हम ग्रो कर रहे हैं, कितने कितने स्कूल्स हमने एस्टेब्लिश किए हैं, वो सारा डेटा यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का अलग अलग आर्टिकल्स में समझाया गया है, जो कि मैंने इकट्ठा एक बार आपको कवर करवा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे और ये है हमारा वर्ल्ड पेज। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब दुनियादारी को देखते हुए यहाँ पे आप देखोगे इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है किसको लेकर, IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जो कि इस आर्टिकल में बताया गया है। समझते हैं क्या है। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव कर दिया है $4.7 बिलियन का एक सपोर्ट लोन पैकेज टुवर्ड्स द बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है, इसके यहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं पिछले कुछ समय में। जब से यहाँ पे कोविड-19 हुआ तब से यहाँ पर इसकी इकोनॉमी लगातार डाउन होती हुई नजर आई। कोविड में खैर उन्होंने ग्रो किया था, लेकिन कोविड के बाद जब से यहाँ पर ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ना, तब से ही इनके हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सारा जो फॉसिल फ्यूल है, तेल है, ये सब यहाँ पर मंगाया करते थे इन देशों से। लेकिन हुआ क्या कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये तेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके थे। तो इस कंट्री ने ये सारी चीज़ों जो को परचेज़ किया है, इन चीज़ों को परचेज़ करने की वजह से यहाँ पर इनकी जो इकोनॉमी है लगातार डाउन होती हुई नज़र आ रही है। इकोनॉमी ने काफ़ी कुछ सफ़र कर लिया है, इकोनॉमी इन सारी चीज़ों को झेल नहीं पाई है। इस वजह से प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, क्योंकि तेल वगैरह की महंगाई अभी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको पता है कोई भी देश की हालत, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ रही है, अनस्टेबल है, तो यहाँ पर बीच में आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF।
आईएमएफ ने रिसेंटली श्रीलंका को भी सपोर्ट किया था, आपको पता होगा, श्रीलंका को भी ढेर सारा जो पैसा है एज अ लोन प्रोवाइड करवा रखा है। और बांग्लादेश के लिए भी आईएमएफ ने $4.7 बिलियन का जो सपोर्ट लोन पैकेज है वो अप्रूव कर दिया है कि बिल्कुल यहाँ पर इतना रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर बांग्लादेश को दिया जाएगा। आईएमएफ की साइड से इसका अप्रूवल मिल चुका है। ये तो आपने समझ लिया करंट इशू। लेकिन एग्जामिनेशन में जो सवाल आपसे बनेगा वो इस पूरे आर्टिकल से कहीं नहीं बनेगा। अब जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वहां से वो सवाल बनता हुआ नजर आएगा। आपने पता होना चाहिए कि आखिरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में बिल्कुल लास्ट में जाओगे सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है, वहां से आप इसको लिंक कर पाओगे। तो क्या बोला जा रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो इसको सेटअप किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ में, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में यहाँ पर इस बैंक को हम लोगों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम लोगों ने बनाया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, ये गवर्न किया जाता है 190 देशों के थ्रू। तो 190 कंट्रीज़ यहाँ पे आज के समय पर इसका मेंबर है। भारत मेंबर है, बिल्कुल भारत भी इसका मेंबर है। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अपनी देश की आज़ादी से पहले ही यानी 27 दिसंबर 1945 में ज्वाइन कर लिया था। पर्पज़ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो प्राइमरी पर्पज़ है, इनका जो मकसद है वो है दुनिया भर में एक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, यानी कि एक स्थिरता को बनाना। अगर कोई देश सफ़र कर रहा है, उनकी इकोनॉमी बुरी तरह सफ़र कर रही है, डाउन हो रही है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खड़ा है, उनको लोन देता है। अब आता है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ढेर सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पर आईएमएफ के थ्रू पब्लिश की जाती हैं। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आपसे डायरेक्टली सवाल बन जाते हैं कि ये वाली रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो इस रिपोर्ट को आईएमएफ पब्लिश करता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आती है, ये भी आईएमएफ के थ्रू जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वर्ल्ड सेक्शन का एक छोटा सा डेटा। नाउ आप चलते हैं पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले हम उसको फटाफट देखेंगे, फिर आज के कुछ अच्छे एडिटोरियल्स हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उनका कवरेज भी करेंगे। तो मेंस के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नीचे देखना होगा। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था एमजी नरेगा के बारे में, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, कि भैया मनरेगा में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। वो सारी बातें यहाँ पर राइटर ने समझाई थी, है ना। मैंने एक एडिटोरियल कवर किया था, याद आ रहा होगा। उसी के बेसिस पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है और बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर सभी लोगों ने देना भी है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है और उन चुनौतियों से कैसे लड़ा जा सकता है वो आपको बताना है। हिंदी में रीड कर देता हूँ। मनरेगा के कार्यान्वयन के किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है वो आपको बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, आंसर लिखने के बाद में आपको टेलीग्राम पर जाना है और दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप लिख देना, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर सबमिट करना। सबमिट करने के साथ यार एक छोटा सा काम करना है आप सभी लोगों को, वो है एटलीस्ट यहाँ पर 2 आंसर्स को रिव्यू करने की कोशिश करना। जब आप सभी लोग 2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना तो इससे ढेर सारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको बेनिफिट होगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आप नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। दूसरा, सामने वाले इंसान को बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगर उनके आंसर में कोई मिस्टेक होगी तो आप उनको बता सकते हो कि भाई आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो। तो सर हम जो पहला एडिटोरियल कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको पता होगा एक डेटा आया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का। तो इन्होंने यहाँ पर एजुकेशन को लेकर सारी बातें बताई हैं कि भैया कितना कितना एनरोलमेंट हुआ है, कितने लोगों ने पिछले साल एडमिशन लिया, कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया, कितना विमेन का पार्टिसिपेशन है, कितना पीपल और टीचर रेशियो है, कितना कितना सब कुछ यहाँ पे बताया। मतलब एजुकेशन के मामले की सारी बातें कवर की गई हैं पिछले साल जो भी कुछ हुआ था। तो इसको लेकर एक अच्छा सा एडिटोरियल है, मैं आपको सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स फैक्चुअल डेटा के साथ में बताऊंगा। इस एडिटोरियल को लिखा गया है अभिनय लक्ष्मण साहब के थ्रू, तो समझते हैं इनके क्या हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, स्क्रीन पर बस खाली नीचे देखते हुए चलना और आपको मैं सारी बातें यहीं पर एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा और समझा दूंगा आखिरकार इस एडिटोरियल के अंदर क्या बताया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को नोट्स में भी प्रोवाइड करवाए गए, पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवाए गए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो राइटर ने यहाँ पे एक टॉपिक चूज़ किया कि देखो हमेशा एडिटोरियल एक टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है और वो कहीं ना कहीं करंट इशू में होता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक सर्वे आया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21, इसके ऊपर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल लिखा गया। तो हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इन्होंने ये डेटा रिलीज़ किया है। इसको हम लोग आइशे के नाम से जान रहे हैं, आइश के नाम से जान रहे हैं, AISHE।
फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है पूरा भारत के अंदर में, इसको लेकर पिछले साल का 2020-21 का पूरा सर्वे है। उस सर्वे ने ये दिखाया कि जो बच्चों का एनरोलमेंट है पूरे देश भर में, यानी बच्चों का जो एडमिशन है हायर एजुकेशन में, वो एडमिशन इंक्रीज़ हुआ है। 75% से बच्चों 7.5% से ये एडमिशन इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। जबकि 2019-20 में ये एनरोलमेंट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2019-20 के कंपैरिजन में अब की बार एनरोलमेंट में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, बच्चों का एडमिशन्स इंक्रीज़ हुए हैं। अब ये जो सर्वे है AISHE, ये क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये लोग क्या करते हैं, हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसका पूरा का पूरा सर्वे करके एक डेटा रिलीज़ करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर इनको सपोर्ट करता है। 2010-11 से यहाँ पर लगातार ये इस प्रकार का हर साल सर्वे लेकर आते हैं। डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों को देखकर, जैसे कि टीचर्स का क्या रेशियो है, स्टूडेंट का एडमिशन कितने लेवल पर चल रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को लेकर क्या स्टेटस है, एजुकेशन फिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसा खर्चा चल रहा है। ये सारे डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करता है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताता है। दूसरा, यहाँ पर ये लोग समझाते हैं कि वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पीपल टीचर रेशियो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग बताते हैं। अभी मैं आपको आगे डिटेल से बताऊँगा। तो अब जो ये डेटा आ चुका है आईशे डेटा, इसकी हाईलाइट्स क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। पहला यहाँ पर राइटर ने उठाया है स्टूडेंट एनरोलमेंट, यानी 2020-21 में बच्चों का जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन के अंदर, जो बच्चों के एडमिशन्स हैं वो किस प्रकार से रहे हैं वो समझाया गया। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप देखोगे कि पिछले साल 2020-21 के अंदर, ये साल 2020-21 का डेटा है बेसिकली ये, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पर इस समय पर इंक्रीज़ हुआ है, 2 पॉइंट से इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है, ये यहाँ पर बताया गया। और हाईएस्ट एनरोलमेंट रेशियो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर देखने को मिला है। जो अंडर ग्रेजुएशन होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो फीमेल एडमिशन्स हैं हायर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर में, ये भी 49% से बढ़े हैं, ऐसा बताया गया। जबकि 2019-20 में ये 45% था। तो मतलब 2019-20 के कंपैरिजन में भी 2020-21 में फीमेल का जो एडमिशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है, उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। देन उसके बाद में जो स्टेम इनिशिएटिव होता है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसका अगर हम लोग फिगर देखें तो इन पर्टिकुलर सेक्टर में जो वेमेन है वो मैन से कहीं ना कहीं पीछे हैं, जो महिलाएँ हैं वो पुरुष से पीछे हैं, ठीक है ना। इन सेक्टर में कहीं ना कहीं मेल आगे आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो जो खासकर मेल और फीमेल का रेशियो देखने को मिला करता था कि हाँ भैया कि कितना एनरोलमेंट हुआ है, कितने एडमिशन हुए हैं, तो मेल फीमेल रेशियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ करता था, यानी कि जितने पुरुष ने एडमिशन लिया है, जितने यहाँ पर आप कह सकते हो लड़कों ने एडमिशन लिया है, उनके कंपैरिजन पहले लड़कियाँ कम एडमिशन लिया करती थी। बट 2020-21 में जितने लड़कों ने एडमिशन लिया है उसके कंपैरिजन में अच्छी खासी मात्रा में लड़कियों ने भी एडमिशन्स लिए हैं अपना, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें जो कि डिसेबल हैं, जो डिसेबल वाले पर्सन्स आपको देखने को मिलेंगे ये ड्रॉप होते हुए नजर आए, इनके एडमिशन्स कम हुए हैं। 2019-20 में लगभग 92,831 के आसपास इस प्रकार के एडमिशन्स थे, लेकिन 2020-21 में ये कम होकर 79,000 पहुंच गए। उसके बाद में जो मुस्लिम स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन है, मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है, जो एडमिशन है, वो यहाँ पर कम हुआ है। ये 2019-20 में 5.5% था और 2020-21 में ये 4.6% पहुँच चुका है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा एडमिशन्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं। तो उनमें यहाँ पर टॉप राज्य आपको देखने को मिलेंगे 6, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। ये टॉप 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं अपने हायर एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करें तो साल 2020-21 में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। 70 से यहाँ पर नंबर बढ़ चुका है। नंबर ऑफ़ जो कॉलेजेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, 1500 से ज़्यादा यहाँ पर कॉलेजेस इंक्रीज़ हुए हैं पिछले साल 2020-21 में, पिछले साल कह रहा हूँ साल 2020-21 में, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं, ये बताया गया। अब राज्यों की बात करें तो यहाँ पे टॉप 8 राज्य देखने को मिलेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस सबसे ज़्यादा बढ़े हैं 2020-21 में, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ में गुजरात। ये कुछ टॉप 8 राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस इंक्रीज़ हुए हैं, वो यहाँ पर राइटर ने बताया। तो ये तो यहाँ पे हमने एक पहला पॉइंट उठाया, एनरोलमेंट का, एडमिशन किस प्रकार से चल रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया कॉलेजेस का। तीसरा पॉइंट यहाँ पे राइटर ने उठाया है फैकल्टी का, यानी जो टीचर्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में उनके बारे में। तो टीचर्स का जो स्टेटस है वो कैसा रहा। तो 2020-21 में जो टीचर्स हैं ना ये भी इम्प्रूव हुए हैं। इम्प्रूव मतलब इनकी संख्या इम्प्रूव हुई है। पहले इतने कम टीचर्स हुआ करते थे, बट अभी यहाँ पर रिसेंटली इनके अंदर एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इवन जो फीमेल टीचर्स हैं इनका रेशियो पहले कम हुआ करता था, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है 2020-21 के अंदर, ये बताया गया। फिर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी
राइटर ने मेंशन किया है कि देखो आज के समय में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में हैं। वो हायर एजुकेशन सिस्टम किन किन प्रॉब्लम से अभी गुजर रहा है वो चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। इन्होंने पहले समझाया, पहली जो प्रॉब्लम है वो है फैकल्टी शॉर्टेज। जो ये रिपोर्ट है 2020-21 की, इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, फिर भी 2020-21 में थोड़ी बहुत टीचर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी फैकल्टी शॉर्टेज नज़र आ रहा है, अभी भी फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हैं। जितने ज़्यादा बच्चे हैं उनके हिसाब से बात करें तो टीचर्स की संख्या अभी भी कम है। तो इससे आप कैसे इमेजिन करोगे कैसे प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को मिलेगी। तो ये पहला चैलेंज यहाँ पे बताया राइटर ने। दूसरा इन्होंने चैलेंज बताया इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे हायर एजुकेशन के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का वो बहुत ज़्यादा बेकार देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। करप्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है ना। जो पैसा कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया गया वो सारे मंत्री खा जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। तीसरा यहाँ पर जो इशू है वो है रेगुलेटरी इशू। जो हायर एजुकेशन के अंदर में जो मैनेजमेंट है ना, ये भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आज आप देखोगे कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ऐसे ही बच्चे पास हो जाते हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है। पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, आराम से यहाँ पर पास हो जा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कोई यहाँ पर इस प्रकार का जो मैनेजमेंट है वो बेकार हो चुका है आज के समय पर कॉलेजेस के अंदर में, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। अगर कहीं पर कंपटीशन है भी और कहीं पर बच्चे अच्छे सा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एडमिशन्स देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जैसे आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम हो गए, यहाँ पर एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन होता है। बच्चे खूब कंपटीशन मतलब एक तरीके से पास करने के बाद में, एग्ज़ाम को पास करने के बाद में आईआईटी और आईआईएम के अंदर में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में भी आप देखोगे वहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद में वो विदेश चले जाते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, जो अच्छा टैलेंट है वो तो यहाँ पर इंडिया से बाहर जा रहा है और अभी भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं, अनस्किल्ड है, वो इंडिया में रह जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सेक्टर की एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आता है। फिर राइटर ने समझाया कि कैसे हम अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक क्रांति लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के कदम उठाने होंगे, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। अभी हम लोग 10+2 सिस्टम को अपनाते हैं, हमें 5+3+3+4 सिस्टम को अपनाना होगा जो हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लेकर आए थे। दूसरा राइटर ने बोला एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर। मतलब यहाँ पर यह है कि आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ, उसको राइट मेंटरशिप दो, बच्चे को वोकेशनल लर्निंग सिखाओ। बच्चा यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ उसको कुछ स्किल्स भी दी जाए ताकि यहाँ पे वो आगे निकल कर, क्योंकि आज के समय पर ना हर एक व्यक्ति जैसे चाहे वो पास आउट हुआ वो उससे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आज के समय पर बच्चे की स्किल्स डिपेंड करती है, स्किल्स के ऊपर उसका सारा काम डिपेंड करता है। उसके पास में स्किल है तो वो आगे ग्रो कर सकता है। अगर उसके पास में कोई स्किल भी नहीं है और पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है तो आप समझ सकते हो कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसको पढ़ाई तो करवा ही रहे हो, उसके साथ साथ उसको एक राइट डायरेक्शन दो, उसको स्किल्स दो, है ना। जिस चीज़ में वो बेहतर है उसको उसी चीज़ में और ज़्यादा बेहतर किया जाए। कोई स्पोर्ट्स में बेहतर है तो उसको उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ उसी में इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये काम करके हम हर एक व्यक्ति को अपनी सही रास्ता दिखा सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर राइटर बोलते हैं एक और काम करना होगा, वो है पुराने ज़माने में जैसे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था ना, उस प्रकार की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। पहले हम केवल थ्योरी के ऊपर नहीं रुका करते। पहले क्या होता था, केवल थ्योरी यहाँ पर जो भी आज के समय पर क्या होता है ना, जो भी किताबी बातें वही सब रट कर जाओ और तुरंत जाकर यहाँ पर एग्जामिनेशन दे दो, बस खाली इतना काम है और कुछ नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, जो भी बच्चों को सिखाया जाता था उनसे प्रैक्टिकली यहाँ पर आप कह सकते हो उसको अप्लाई करवाया जाता था। लाइफ के अंदर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है जो आपने सीखा है, और लाइफ से संबंधित चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई, बट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो एक अच्छा एडिटोरियल था, यानी एजुकेशन सिस्टम को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है आपसे कि भैया क्या प्रॉब्लम्स क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आप आराम से आपके पास में एक रेडीमेड आंसर तैयार है, आप ये सारे पॉइंट्स जो है मेंशन कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यूपीएससी ने साल 2012 में इसी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का कौन सा प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा जो कि एजुकेशन के बारे में चर्चा करता है। डीपीएसपीज हो गए, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल या फिर 7th शेड्यूल। अब ये जो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 and 4, 5 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 5 ओनली, या फिर ऑप्शन डी सारे के सारे प्रोविजन सही हैं, सभी जगह पर एजुकेशन की बात की जाती है।
तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। सभी जगह पर एजुकेशन की बात की जाती है, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, चाहे वो 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो, 7th शेड्यूल हो, सब जगह पर एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्लियर हो गया। बाकी ये वाला जो एडिटोरियल है इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि परसों ही मैंने कवर किया है, तो क्या करना है अब देखो, परसों कवर किया है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आज 1 फरवरी है, आप प्लीज़ क्या कर सकते हो, 30 जनवरी वाला, 30 जनवरी 2023 वाला द हिंदू देख सकते हो। करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, 30 जनवरी 2023 द हिंदू बाय दीपक यादव लिखना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और उसी वीडियो में बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल आखिरी में चले जाना, बिल्कुल आखिरी में मैंने लास्ट वाला एडिटोरियल डिस्कस किया है, मनरेगा को लेकर सारी बातें वही बताई हैं। तो देखो यार, एज इट इज़ वही पॉइंट्स हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा से दोबारा से टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर आते हैं। तो अगले एडिटोरियल में बेसिकली एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। उस रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। तो ये एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 क्या है समझेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है डेथ पेनल्टी के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को पिछले साल की अगर हम लोग बात करें, साल 2022 में, तो काफ़ी सारे लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है ना, डेथ सेंटेंस यहाँ पर दिया गया, और अभी बहुत सारे लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जा रही है। तो वो यहाँ पर बताया गया, मतलब पिछले 20 सालों में इतने लोगों को सज़ा नहीं सुनाई गई जितना पिछले साल 1 साल में सुना दी गई है। तो उसको लेकर एक पूरा रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। इसके बारे में सारी चर्चा हम करेंगे। ना यहाँ पर आप लोग अगेन स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख सकते हो, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग कि आखिरकार क्या क्या हुआ है, तो न्यूज़ में क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर एक डेथ पेनल्टी इन इंडिया करके एक रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। इसने ये समझाया कि जो ट्रायल कोर्ट होते हैं, इन ट्रायल कोर्ट ने साल 2022 में, यानी पिछले साल, 165 लोगों को, 165 लोगों को यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई है। ठीक है ना, यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी है। उसकी वजह से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है। तो इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी को लेकर क्या सिचुएशन है आओ समझते हैं। जो डेथ पेनल्टी है इंडिया के अंदर में, डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जो है ना, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश किया जाता है प्रोजेक्ट 39A के थ्रू। प्रोजेक्ट 39A एक क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, एक क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एडवोकेसी ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है, कहाँ का है? NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली का यहाँ पर एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ये रिपोर्ट इंस्पायर हुआ है, ये ग्रुप इंस्पायर हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल 39A से। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 39A है ना, उससे इंस्पायर हुआ है, और इसका नाम भी प्रोजेक्ट 39A रखा गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 39A वैसे संविधान का बोलता क्या है? ये बेसिकली बात करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो भी हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, है ना, जो कि अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, उनको यहाँ पर फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करवाना, ये उनको सपोर्ट करता है ना। फ्री लीगली यहाँ पर सपोर्ट करना, लॉस के बारे में यहाँ पर बताना, उनको सपोर्ट करना, उनको जस्टिस दिलवाना फ्री में। तो ये यहाँ पर आर्टिकल 39A है। तो ये 39A हमारा संविधान का बोलता है। इसी के नाम के ऊपर यहाँ पे अपना उस रिपोर्ट का नाम रखा गया है, सॉरी उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया, उस टीम का नाम रखा गया जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। नाउ ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 39A, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लेकर आया गया था, जो 42वां संशोधन किया था 1976 में, उसके तहत यहाँ पर इसको तैयार किया गया। अब इस रिपोर्ट ने समझाया है डेथ पेनल्टी को लेकर, यानी इंडिया के अंदर में जो डेथ पेनल्टी है ना, इसको लेकर क्या हालात हैं। तो जो भी हमारे ट्रायल कोर्ट हैं, इन्होंने साल 2022 में हमारे देश भर में लगभग 165 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है, जो कि कहीं ना कहीं एक साल में सबसे बड़ा ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा डेथ सेंटेंस पिछले साल ही देखने को मिला है 2022 में। इससे पहले पिछले 20 सालों में कभी भी हमने इतने सारे लोगों को डेथ सेंटेंस देते हुए नहीं देखा है जितना पिछले साल देखने को मिला। बाकी यहाँ पर अभी 540 के आसपास ऐसे कैदी हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिलने वाली है, मतलब दी गई है लास्ट में, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ लोगों को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है, मौत की सज़ा दी गई है, मौत की सज़ा किसी को मिलने वाली है, ऐसे लोग ढेर सारे हैं साल 2022 के अंदर में, ये यहाँ पर बताया गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ ऑन रो की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है, ये जो स्टेट्स हैं ये इस कैटेगरी में टॉप पर आते हैं। अब होता क्या है कि देखो, जब हम लोग बात करते हैं कि डेथ सेंटेंस की, तो एक इंसान को जब मौत की सज़ा सुनाई जाती है ना, तो उसको कुछ लीगल रेमेडीज़ दी जाती हैं, यानी कि वो अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो वो अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है। जैसे आप देखोगे कैसे क्या क्या मिलता है। मान लो यहाँ पर उसको यहाँ पे कोई डेथ सेंटेंस सुनाया गया, ट्रायल कोर्ट ने सुना दिया, तो एक बार उसको हाई कोर्ट के अंदर भी फाइनल किया जा सकता है। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 137 है, आर्टिकल 137 है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या करता है, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो भी ऑर्डर और जो जजमेंट पास करे गए हैं उनको रिव्यू कर सकती है। ठीक है ना, जो भी डेथ सेंटेंस को लेकर, यानी कि मौत की सज़ा को लेकर जो भी ऑर्डर दिया गया है उसको रिव्यू करने का काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब मान लो वो रिव्यू भी काम में नहीं आया, तो इसके लिए रिव्यू पिटीशन कोई फाइल कर सकता है। एक इंसान क्या कर सकता है, रिव्यू पिटीशन वाली ये वाली याचिका जारी कर सकता है।
तो ये वाली याचिका हम लोग जारी कर सकते हैं। इसके तहत यहाँ पर देख कह सकते हैं कि भैया एक बार इस केस को और देख लिया जाए, है ना। अब मान लो रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस कर दिया गया, ये भी नहीं सुना गया, तो आखिरी चांस रहता है इंसान के पास में, वो क्यूरेटिव पिटीशन जारी कर सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन लास्ट चांस होता है, तो ये एक आखिरी पिटीशन होता है, और ये याचिका भी फेल हो जाती है तो उस इंसान का फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर यहाँ पर उसको डेथ का जो भी यहाँ पर जो मौत की सज़ा सुनाई गई है वो यहाँ पर उसको भुगतनी भी पड़ेगी। देन उसके बाद में एक मर्सी पिटीशन भी होता है, यानी कि दया की याचिका जारी की जाती है। जो भी कॉन्विक्ट होता है जिसको सज़ा सुनाई गई है वो यहाँ पर दया वाली याचिका को जारी कर देता है ना, कि भैया यहाँ पर, लेकिन दया वाली जो याचिका है ना, मर्सी पिटीशन जो है, इसको फाइल करने के लिए एक पूरा कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पर यह है कि मान लो एक इंसान को ये मौत की सज़ा सुनाई गई, उसको जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर, 7 डेज़ के पीरियड के अंदर अंदर यहाँ पर क्या करना होगा, यानी कि उसने एक पिटीशन पहले डाला था कि भैया यहाँ पर मुझे सज़ा ये जो है ना इसमें छूट दी जा सके, तो वो पिटीशन समझो हट गया। अब वो जब इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको मर्सी पिटीशन फाइल करनी पड़ सकती है। मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहता तो वो कर सकता है, इसके तहत दया मांगने की कोशिश कर सकता है, बट अगर ये फेल हो जाती है तो अगेन फिर से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे उसको जो सज़ा मिली है वो उसको भुगतनी होगी। देन उसके बाद में हमारे संविधान में आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, यानी आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, ये हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के साथ साथ जो हमारे गवर्नर हैं, उनको पावर देता है पार्डन करने की, क्षमा याचना, ठीक है ना, यानी क्षमा करने की यहाँ पर पावर इनको दे देता है। अगर ये चाहें तो किसी की मौत की सज़ा को रोक भी सकते हैं। तो ये पावर्स प्रेसिडेंट और साथ ही साथ में गवर्नर के पास में हो जाती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डेथ पेनल्टी के बारे में। तो डेथ पेनल्टी क्या है समझ में आ गया होगा। डेथ पेनल्टी को लेकर हमेशा से आर्गूमेंट रहते हैं, कोई सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में रहते हैं। सपोर्टर जो होते हैं डेथ पेनल्टी को लेकर, उनका कहना यहाँ पर है कि बिल्कुल अगर कोई मर्डरर है जिसकी जान ली है, तो वो यहाँ पर उसकी जान ली जाए तभी जाकर उस इंसान को इंसाफ मिलेगा, है ना। यानी कि जिसकी जान ली, अगर कोई मर्डरर है तो उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, इस प्रकार की बात देखने को मिलती है। जो लोग अगेंस्ट में, उनका कहना है नहीं, डेथ पेनल्टी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप डेथ पेनल्टी की जगह क्या कर सकते हो, आप उस इंसान को उम्र कैद की सज़ा सुना सकते हो, वो ज़्यादा सही रहता है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट में भी हैं। बट डेथ पेनल्टी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स क्या क्या हैं आओ थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। एक जजमेंट था 1974 का, जिसका नाम है एदिगा अनमा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो जजमेंट था ना, इस जजमेंट में यहाँ पर कोर्ट बोलता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस ऑर्डर पर आता है कि भैया देखो, एक स्पेशल रीज़न देना होगा, एक स्पेशल रीज़न देना चाहिए अगर कोर्ट डिसाइड करता है किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाने के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोर्ट किसी को मौत की सज़ा देता है तो उसको उस चीज़ के लिए एक स्पेशल रीज़न देना होगा। दूसरा यहाँ पर एक और केस आता है बचन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1980 का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो, आप ऐसे मौत की सज़ा किसी को नहीं दे सकते जो केस होगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ध्यान से सुनना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, यानी कि ऐसा केस बहुत कम से ही आता है ना। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही यहाँ पर आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो, ऐसे हर एक केस में डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। एक केस ये भी आ गया था। देन उसके बाद में हाल ही में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे महाराष्ट्र ने यहाँ पर डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया है। अगर कोई रेप करता है, गैंग रेप करता है, तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए उन व्यक्तियों को डेथ पेनल्टी दी जाएगी, मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, और ऐसी चीज़ के लिए डेथ पेनल्टी होनी भी चाहिए। तो महाराष्ट्र ने इसको इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद में जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने भी यहाँ पर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर इन्होंने मांग की थी कैपिटल पनिशमेंट की। कैपिटल पनिशमेंट यानी वही डेथ पेनल्टी की बात की जा रही है कि भैया कोई व्यक्ति है जो कि बार बार ऑफेंस करता है, बार बार यहाँ पर बच्चों या खासकर वेमेन के साथ में इस प्रकार का अपराध करता है या उनकी तस्करी करता है, तो और बार बार वो अपराध करता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। ये बात यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रख दी थी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। डेथ पेनल्टी को लेकर एक छोटा सा एडिटोरियल था, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। 2 आर्टिकल हमारे खत्म हुए। फिर उसके बाद में एक छोटा सा एडिटोरियल और है, आओ इसको भी समाप्त कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं हैं, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस खाली छोटी सी चीज़ है, वो इसको मैं बताऊंगा और काम खत्म करूंगा। वैसे इकोनॉमिक, अच्छा ये तो यार वही आर्टिकल है, अभी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार, है ना। वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, बस यहाँ पर राइटर का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइटर बोलते हैं कि भैया जो इकोनॉमिक सर्वे आया है अभी 2022-23 वाला, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे डेटा के बारे में बात करता है, डिस्कशंस करता है डेटा के बारे में, बट यहाँ पर कोई खास चीज़ें इसके अंदर नहीं बताई गई हैं। यहाँ पर केवल और केवल डेटा का ड्राई कंपाइलेशन कर दिया गया है, डेटा को तैयार कर दिया गया है कि भाई इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है उसके बारे में बता दिया गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी सारी टेबल हैं, चार्ट्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, वो सारी यहाँ पे बताया गया है, बस खाली इन्होंने ऐसा रिलीज़ कर दिया है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर सारी जो चीज़ें अच्छी हुई हैं वो तो इन्होंने यहाँ पर, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो व्यक्ति है ना ये कांग्रेस पार्टी के हैं, तो यहाँ पर इसकी निंदा तो करेंगे।
तो निंदा करते हुए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो उन्होंने दिखा दी और जो भी यहाँ पर ख़राब चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूरी जो प्रीवियस वाली सरकार है, पिछली वाली सरकार है, उनके ऊपर यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, आपको किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, यह आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बस खाली वैसे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ऑलरेडी सारी बातें जो है ना वो मैंने आपको समझाई दी थी, स्टार्टिंग में पूरा सर्वे मैंने क्लियर करवाया है। ना एक छोटे से अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पे बात की जा रही है केरला के अंदर में एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशी है। इन्वेजिव प्लांट स्पीशी यानी कि बाहर की एक प्लांट की प्रजाति है जो कि लगातार एक एरिया में फैलने लगती है और उस एरिया के जो वहाँ के खुद के लोकल प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करने लगती है। तो उसको ख़त्म करने का यहाँ पर एक टारगेट, एक प्लानिंग यहाँ पर तैयार की है केरला के थ्रू, उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। आओ समझेंगे बिल्कुल फैक्चुअल डेटा के साथ में, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये प्लांट की स्पीशी है ना वो यहाँ पर ये वाली देखने को मिलती है। इसका साइंटिफिक नेम है सेना स्पेक्टिबिलिस। सेना स्पेक्टिबिलिस यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम है इस प्लांट की स्पीशी का। तो आओ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अपन कवर करेंगे इस सेना स्पेक्टिबिलिस के बारे में। पहली चीज़ यहाँ पर क्या समझाई गई है कि देखो केरला के अंदर में क्या हुआ, एक मैनेजमेंट प्लान ये लोग लेकर आए, एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर रखी है इन्होंने कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो सेना स्पेक्टिबिलिस है यानी कि जो ये प्लांट की प्रजाति है इसको हम ख़त्म करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए काम करने वाले हैं। तो केरला इस प्रकार की प्लानिंग यहाँ पर लेकर आया है, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो प्लांट की स्पीशी का नाम है, प्लांट की प्रजाति का नाम है, ये एक इन्वेजिव प्लांट है। इन्वेजिव प्लांट क्या होते हैं, इन्वेजिव प्लांट कोई देखो मान लो एक लोकल एरिया है केरला का, ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, इसमें लोकल काफ़ी सारे प्लांट्स जो कि यहाँ पे उगाए जाते हैं। अब कोई ऐसी प्रजाति है, इन्वेजिव प्लांट है जो बाहर का है, विदेश का हो गया, कहीं और का हो गया, और वो इन्वेजिव प्लांट अगर यहाँ पे आ जाए और वो बढ़ने लगे तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और खासकर क्या करेगा, लोकल प्लांट्स को ख़त्म करने लगता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, वो कहलाता है इन्वेजिव प्लांट। आगे मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पे ये इन्वेजिव प्लांट यानी कि जिसका नाम बताया मैंने सेना स्पेक्टिबिलिस, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपसे क्वेश्चन बने सेना स्पेक्टिबिलिस रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, तो बता देना एक इन्वेजिव प्लांट है। सेना स्पेक्टिबिलिस बेसिकली क्या है, एक डेसिडियस ट्री है, ये अमेरिका के अंदर उगता है। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर आ गया है, काफ़ी सारी तरीके से आ जाता है ना, व्यापार होता है उनके ज़रिए से आ जाता है, काफ़ी सारी अलग अलग तरीक़े से आ जाता है। तो यहाँ पे हुआ ये कि ये प्लांट उगना स्टार्ट हुआ केरला के अंदर में, और उसकी वजह से जो लोकल प्लांट्स है वो बुरी तरह से अफेक्ट होने लगे। ये वाला जो प्लांट की स्पीशी है ये 15 से 20 मीटर ग्रो कर सकती है, ऐसा बताया गया। शॉर्ट पीरियड समय में 15 से 20 मीटर तक ग्रो कर सकती है। उसके बाद में कई हज़ारों सीड्स को यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि ये जो प्लांट की स्पीशी है ना, ये कहीं ना कहीं लोकल स्पीशी को आज के समय पर बर्बाद कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, IUCN रेड लिस्ट के अंदर में इस प्लांट स्पीशी को लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। IUCN के अंदर में आपसे पता है सवाल डायरेक्टली बनता है, तो इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर करने का मतलब है कि इस प्लांट की प्रजाति की काफ़ी सारी पॉपुलेशन यानी काफ़ी सारी संख्या देखने को मिलती है। इस प्लांट की काफ़ी सारी जो मतलब संख्या है ना वो नज़र आती हैं। बाकी इरेडिकेशन प्लान क्या है, तो यहाँ पे हमने प्लानिंग करी है कि ये जो प्लांट उग चुका है आज के समय पर केरला में, इसको यहाँ पर अलग तरीके से उखाड़ा जाए। 3 तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनको उखाड़ा जाएगा, फिर छोटे छोटे पौधे जो हैं उनको भी उखाड़ा जाएगा अलग अलग तरीके से। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे प्लानिंग हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार इन्वेजिव स्पीशी होती क्या है। देखो इन्वेजिव स्पीशी यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक हार्म क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है ना। एक नया एनवायरनमेंट है, वहाँ पर एक बाहर की प्रजाति आ चुकी है प्लांट की, वो ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल इकोनॉमी को, वहाँ पर लोकल एनवायरनमेंट को वो डैमेज करने लगती है, ठीक है ना। इसके पास में यहाँ पर पावर ये होती है कि अगर ये जो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज है बहुत तेज़ी से फैलने लगती हैं और फैलते फैलते यहाँ पर जो लोकल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जब हम बात करते हैं इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ की, तो सबसे कुछ मेन होती हैं। इंडिया के अंदर में आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें से चारू मुसल, देन लैंटेना बुशेस, देन उसके बाद में इंडियन बलफ्रॉग, इस प्रकार की यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज पाई जाती हैं। और इसके अलावा और कई सारी इन्वेजिव स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यह अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। यहाँ पर बोला कि कोई एक्सीडेंटल, यानी कोई भी यहाँ पर ऐसी घटना हो जाए, एक्सीडेंटल रिलीज़ हो सकता है ना, कोई एक्सीडेंटली यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस हो गई है, कोई भी तरीका हो सकता है। या फिर जो शिप के अंदर में बैलेस्ट वाटर होता है, ख़राब पानी होता है, निकाला जाता है, डाला जाता है ना, कभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो उसके ज़रिए भी यहाँ पर ये प्लांट स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो ये जो प्लांट स्पीशीज़ हैं ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होती हैं। केरला में इस प्रकार की प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिली, उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए एक जो पूरी प्लानिंग है वो अभी रेडी की गई है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतनी सी कहानी थी। आर्टिकल थोड़े कम थे, इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे आर्टिकल थे जो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, है ना। इकोनॉमिक सर्वे आपको समझा ही दिया है और उसी से हम संबंधित पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा है, तो वो हमने ऑलरेडी वो सब कुछ कवर कर लिया, तो उसमें कुछ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है नहीं।
नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यार एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मैंने इसलिए बोला था कि ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये नहीं बताते तो पढ़ाई छोड़ देना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा गया था। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये क्या है? ये बेसिकली चाइना का एक प्रोजेक्ट है ना। चाइना का एक प्रोजेक्ट है। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना क्या करना चाहता है, दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट करना चाहता है और करता भी है। और इसी में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है, सी पैक कॉरिडोर, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से निकाला गया है ना। भारत उसका विरोध भी करता है। भारत यहाँ पर चाइना के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का पूरा विरोध करता है। भारत इससे बाहर है, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर, बहुत सारे देशों ने यहाँ पर इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर रखा है। नाउ चलो मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।